नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित होंगे, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं। दोस्तों, लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। जो आज हैं उससे बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। बेहतरी हर चीज, किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं होता है, लेकिन परफेक्शन की तरफ बढ़कर उस तरह से बना जा सकता है मेरे भाई। तो बेहतर होते रहेंगे समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। तो मेरे भाई, आप लोगों से मैं, जैसा कि मैं कक्षा स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ पंक्तियां साझा करता हूं, तो मैं आपसे आज कुछ पंक्तियां साझा करूंगा और ये पंक्तियां मेरे सभी मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगरियों के लिए समर्पित है। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है मेरे भाई। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहलादे मित्र वही है, रूखे मन को सरोबार कर जो नहलादे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहलादे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहलादे मित्र वही है मेरे भाई, जो दहलादे मित्र वही है। इसी के साथ मैं आपके लिए आज राजनीति विज्ञान से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित एक क्लास लेकर आया हूं, जो कि मूल अधिकार का टॉपिक है। आज फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर आया हूं। आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार संविधान में क्यों दिया गया, मूल अधिकार की क्यों आवश्यकता पड़ी। मूल अधिकार के बिना संविधान बिल्कुल निरर्थक है। जब तक मूल अधिकार नहीं, तब तक संविधान नहीं मेरे भाई। तो कैसा क्या है, किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे, ये पॉलिटिक्स से संबंधित मूल अधिकार की क्लास, मूल अधिकार की कक्षा आपके लिए है मेरे भाई। मैं ये क्लास, ये टॉपिक क्यों लाया हूं कि मूल अधिकार, देखिए पढ़ने का अप्रोच और तरीका मेंटोज रहेगा मेरा, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि एग्जाम में जो चीज पूछी जाए या जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान जो कि एक बहुत बड़ा भाग यूपीएसआई में पूछा जाता है, करीब 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं इससे, जिसमें से आपको मूल अधिकार से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे मेरे भाई। तो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट अप्रोच के तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मूल अधिकार एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। तो रही पॉलिटी की बात, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मूल अधिकार से बनता है, फिर नीति निर्देशक तत्व से बनता है, प्रस्तावना से बनता है, उसके बाद फिर संसद से बनता है। इस प्रकार से मैं तो पॉलिटी का भी एक एक चीज क्लियर कराता चलूंगा, एक एक चीज बताता चलूंगा मेरे भाई। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। आपसे वादा करता हूं कि मूल अधिकार हमसे पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होगा। आपको मैं मूल अधिकार क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसका वेटेज हर एग्जाम में लगभग बहुत ही ज्यादा होता है। राजनीतिक विज्ञान से अगर कोई प्रश्न आया तो मूल अधिकार से अवश्य आएगा। अगर 5 प्रश्न आ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान से, तो 2 से 3 प्रश्न लगभग 50-60% मूल अधिकार से पूछा जाता है। यूपीएसआई में एक वृहद भाग इसका आता है। यूपीएसआई में मूल अधिकार और मूल विधि दोनों मिलाकर करीब 22 से 23 क्वेश्चन रहता है, यानी 50 से 60% का जीएस का पार्ट पॉलिटी और मूल विधि से रहता है मेरे भाई। तो आइए जानते हैं मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, भूमिका बनाते हुए बात करूंगा कि संविधान, मेरे भाई संविधान की बात की गई है। क्या बात की गई है? संविधान क्या है मेरे भाई? संविधान, जो कि संविधान का आप सीधा सीधा देख रहे होंगे कि संविधान का मतलब है सम प्लस विधान मेरे भाई। क्या है? सम प्लस विधान। सम मतलब समान और विधान मतलब प्रक्रिया या विधि, प्रक्रिया या विधि मेरे भाई। तो समान प्रक्रिया या विधि या नियम या कानून जो सभी के लिए समान है, चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का मंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे आम नागरिक हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए क्या है? संविधान, यानी समान विधान की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसी को संविधान कहा गया मेरे भाई। संविधान में क्या क्या बात की गई है? सरकार के 3 अंगों की बात की गई है। कितने अंगों की बात की गई है? 3 अंगों की बात की गई है। उनकी शक्तियों का उल्लेख है, उनकी शक्तियों का उल्लेख है। सरकार के 3 पहिए बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मेरे भाई। विधायिका क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, जो कि बैठकर संसद या राज्य विधानमंडल में होता है। उसके बाद कार्यपालिका क्या करती है? इन विधियों का क्रियान्वयन करती है।
कार्यपालिका दो प्रकार की है मेरे भाई, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जैसे डीएम, एसपी, ये भी जो होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक बार चुनने के बाद ये जब तक रहते हैं, रिटायरमेंट की नहीं आती है आयु, तब तक कार्यरत रहते हैं, या जब तक कोई भ्रष्ट आरोप ना लगे तब तक कार्यरत रहते हैं। और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें सांसद और विधायक रहते हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुने जाते हैं, इसलिए इनको ये स्थायित्व इनमें नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं मेरे भाई। फिर न्यायपालिका की बात आई, जुडिशरी की बात आई, तो न्यायपालिका का क्या मतलब है, न्यायपालिका क्या काम करती है? विधायिका विधि बनाएगी, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करेगी, विधि को लागू करेगी, और न्यायपालिका देखेगी क्या कि कोई भी विधि जो बनाई गई है, जो विधि का क्रियान्वयन किया गया है, वह सही, संपूर्ण रूप से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अर्थात न्यायपालिका का क्या कार्य है मेरे भाई? चेक एंड बैलेंस का कार्य है। क्या कार्य करती है? चेक एंड बैलेंस करती है मेरे भाई। यानी क्या करती है? चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण व निरीक्षण का कार्य है, नियंत्रण व निरीक्षण का कार्य है न्यायपालिका का। यहां तक मेरी बात हुई, जो कि संविधान के 3 अंग, 3 पहिए हैं। फिर संविधान में क्या बात की गई है? दूसरी, संविधान में दूसरी बात की गई है सरकार की शक्तियों को सीमित करना। अर्थात सरकार की शक्तियों को सीमित करने का अर्थ है कि सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है, वह एक नियम या दायरे के अनुसार ही चलेगी, उसी के अनुसार ही प्रक्रियाएं होंगी, उसी के अनुसार ही विधान बनेंगे। इसलिए सरकार पर नियंत्रण का कार्य क्या करती है? संविधान करता है मेरे भाई। फिर क्या है? नागरिक स्वतंत्रता अधिकतम। हमारा जो देश में संविधान लागू है वो लोकतंत्रात्मक संविधान है मेरे भाई। लोकतंत्रात्मक संविधान का क्या अर्थ है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाए गए विधान, ये लोकतंत्रात्मक विधान है मेरे भाई। तो इसमें क्या होगा? जब संविधान हम लोगों के लिए, हम नागरिकों के लिए बने हुए हैं, तो हम नागरिकों की स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी तब तक कैसा संविधान मेरे भाई? किसी भी प्रकार का संविधान नहीं। तो नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकतम इसमें दिखाई गई, बात की गई है। फिर संविधान की 3 आत्माएं बताई गई हैं। प्रस्तावना, जो कि प्रस्तावना क्या है मेरे भाई? प्रस्तावना का अर्थ यह है कि संविधान में जितना जो कुछ भी उल्लेख है वह एक पन्ने के खाके में उसका टिप्पणी या सार है, उसी को प्रस्तावना कह दिया गया मेरे भाई। वो क्या हो गया? प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना में आपको संपूर्ण संविधान की झलक मिलेगी। उसके बाद मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो मैं आज आपको संविधान की जो दूसरी आत्मा है, मूल अधिकार मेरे भाई, इससे रूबरू कराने आया हूं। क्यों? ये बताने आया हूं कैसे अधिकार हमारे होने चाहिए। हमको जब मेरे अधिकार पता होंगे, संविधान पढ़ना बहुत आवश्यक है मेरे भाई। जब संविधान हम लोग पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, ठीक है, सरकार का क्या दायित्व है यह जानेंगे, उनसे हम मांग उठा सकते हैं चीजों को, अपनी बातों को लेकर, या इस समाज या देश के कल्याणकारी के लिए अपनी बातों को उठाकर हम क्या कर सकते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को जवाबदेही कार्यता में तब्दील कर सकते हैं। सरकार कैसी होनी चाहिए? जवाबदेही सरकार होनी चाहिए। तो कब हमको पता, ये चीज हम कब कर पाएंगे? जब संविधान के बारे में जानकारी होगी। और आप यकीन मानिए मेरे भाई, जब एक बार हमसे पढ़ लेंगे पॉलिटी, तो आप अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के प्रति इतने जागरूक हो जाएंगे, इतने सजग हो जाएंगे कि हर एक चीज का प्रश्न जहां पे गलत हो रहा होगा या चीजें जो उठ रही होंगी, उनको भी आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे और अपनी बात को रख पाएंगे मेरे भाई। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मूल अधिकार पढ़ाऊंगा मेरे भाई। आराम से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई। इसके बाद मैं कुछ और चीजें, जो बेसिक सी चीजें हम बताऊंगा। एक आपने पढ़ा संविधान पढ़ा, एक क्या है राजनीति विज्ञान पढ़ा, और एक क्या पढ़ा आपने? संविधान यानी राजनीति विज्ञान हो गया। और एक भारतीय राज्य व्यवस्था का नाम सुना होगा मेरे भाई। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है? ये संविधान, संसदीय निर्णय, पार्लियामेंट, संसदीय निर्णय, जो संसद के निर्णय आए हुए हैं, संसदीय निर्णय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय और संसदीय नियम, संसदीय नियम या निर्णय, संसदीय नियम जो बनाए गए हैं, वह संसदीय नियम या कानून संविधान में जो बात की गई है, संसदीय नियम में जो बात की गई है, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय, इन तीनों को जब मिला जुला कर पढ़ा जाता है तो उसको भारतीय राज्य व्यवस्था का नाम दिया गया मेरे भाई। किसका नाम दिया गया? भारतीय राज्य व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके बाद क्या बात करता हूं कि सरकार के अंगों की बात हो गई मेरे भाई। कि सरकार के अंगों की क्या बात हुई है कि मैंने 3 अंग बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधि निर्माण करेगी। राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ बैठकर हमारे द्वारा चुने गए, लोकसभा में हम क्या चुनते हैं?
अपने सांसद चुनकर भेजते हैं, वह प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। और राज्यसभा लोकसभा जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। यहाँ मैं मूल अधिकार बताने आया हूँ तो थोड़ा सा बेसिक बताते हुए यहाँ से निकलूंगा। पॉलिटी में क्या चीज है, हर चीज रिपीट होती रहती है, तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। ये विधि निर्माण का कार्य करेंगी। फिर विधियों का क्रियान्वयन कौन करता है, अस्थायी लोग और स्थायी मैंने बात की डीएमएसपी, ये स्थायी हो गए क्योंकि चुन के आ जाते हैं और शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि 5 साल के लिए चुनते हैं, प्रत्येक 5 साल बाद इनका क्या होता है, चुनाव होता है, इसलिए अस्थायी होते हैं। फिर न्यायपालिका की बात की, न्यायपालिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका विवाद निवारण करती है। 3 प्रकार के न्यायपालिका है अपने यहाँ। त्रिस्तरीय न्यायपालिका की व्यवस्था है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। मेरे भाई क्या, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। फिर संविधान की बात करती सरकार। देखिए संविधान वाद कहां होगा, जहां स्वतंत्रता होगी, गरिमा होगी, अधिकार की बात की जाएगी। सरकार हमेशा रहेगी लोकतांत्रिक, सीमित रहेगी, ठीक है, निरंकुश नहीं हो सकती, तानाशाही शासन नहीं हो सकता, ठीक है। संवैधानिक सरकार और विधि का शासन होगा जहां पे, वहां क्या है, उस चीज को संविधानवाद कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या बात करता हूं, इसके बाद मैं आपको सीधे लेकर आता हूं, क्या बात लेकर आता हूं, सीधे मैं कुछ बात और बताता हूं। राजव्यवस्था से संबंधित संविधान के विधियों के साथ साथ संसदीय अधिनियमों को पढ़ना ही राजव्यवस्था है, ये मैं बता चुका हूं। संविधान ये राजव्यवस्था कहलाई। जहां संविधान अस्पष्ट हो मेरे भाई तो उसकी व्याख्या का अधिकार, ये प्रश्न बना हुआ है और एग्जाम में बन भी सकता है मेरे भाई। क्या उसकी व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है मेरे भाई, किसको है, उच्चतम न्यायालय को है, माननीय उच्चतम न्यायालय जी को है। फिर क्या बात है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। जब प्रश्न पूछा जाएगा संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है, तो उच्चतम न्यायालय को है। फिर आई यहाँ पे मूल अधिकार की बात। अपने अधिकार जान जाइए, आप अपने अधिकार जानेंगे, अपने कर्तव्य जानेंगे, दायरे में रहकर सरकार को जवाबदेहिता देनी पड़ेगी। हम सरकार से अपनी जवाबदेही मांग सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या उचित है, यह हमारे अधिकार के संबंध में ही कार्य हो रहा है कि अनधिकृत होकर यह कार्य हो रहा है। जब ये चीज जान जाएंगे तभी मजा आएगा मेरे भाई। तो इसमें मूल अधिकार की बात की गई है। प्रारंभ संविधान में मेरे भाई कैसे बात थी, मूल अधिकार में आपसे कुछ और पहले शेयर करना चाहूंगा। क्या शेयर करना चाहूंगा मेरे भाई, यहां से कई प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद भी है मेरे भाई। तो आपसे मैं जो बात यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। क्या सुनेंगे कि मूल अधिकार का भाई मतलब क्या है। मूल अधिकार कुछ चीज बता दूंगा यहां से मेरे भाई, फिर आप लोग जानेंगे क्या। देखिए भाई, मूल अधिकार कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर तो पढ़ाता ही रहूंगा। ये चीज जानिए वो पहले क्या है, मूल अधिकार का क्या मतलब है मेरे भाई। मूल अधिकार, पहले इसमें जो कीवर्ड है जानना जरूरी है हम लोग के लिए, एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। वो क्या है, मूल अधिकार की बात अनुच्छेद, अपने संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में की गई है। 12 से 35 तक लेकर मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार जो है वो यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अपना संविधान उधार का संविधान है मेरे भाई, मतलब जिस भी देश से हम लोगों को जो चीजें सही लगी वो हम लोगों ने ली, अपने संविधान में रखा उनको और अपने देश के शासन के हिसाब से, यहाँ के डिमांड के हिसाब से उसको क्या किया, उसको लागू करा मेरे दोस्त। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मेरे भाई। फिर और क्या इसमें पूछता है कि मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार संविधान में मेरे भाई भाग 3 में है। भाग 3 में इसका उल्लेख है। संविधान में कुल 22 भाग हैं, प्रत्येक भाग में कुछ ना कुछ बात की गई है। जैसे चैप्टर बनते हैं किताब में, वैसे संविधान में आप ये समझिए कि चैप्टर बने हुए हैं। जैसे भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, भाग 4 में नीति निर्देशक की बात की गई है। तो इसी प्रकार भाग 3 में किसकी बात की गई है, मूल अधिकार की बात की गई है। और मेरे भाई मूल अधिकार को एक चीज और कही गई है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है संविधान में। तो भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा गया है। किसे कहा गया है, मूल अधिकार को कहा गया। यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, 12 से 35 तक हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, किस भाग में हैं, भाग 3 में है,
और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मेरे भाई वास्तव में मूल अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि ये किसी भी भारत के नागरिक के लिए चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, उसके बौद्धिक, उसके मानसिक और इसी प्रकार आध्यात्मिक। जब इस प्रकार के विकास की बात की जाती है तभी मूल अधिकार की बात की जाती है। इसीलिए मूल अधिकारों को संविधान में रखा गया है क्योंकि ये न्यायोचित हैं, ये न्यायोचित हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीति तो होगा लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से होगा। मूल अधिकार अगर नहीं है तो सभी संविधान बेकार है। जहां मूल अधिकार नहीं है वहां तानाशाही है मेरे भाई। आप साउथ कोरिया ही ले लीजिए, किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए, तानाशाही, डिक्टेटरशिप किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर समस्या और बहुत ही गंभीर रोग है मेरे भाई। क्योंकि क्या होना चाहिए? सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जो भी चीज है या जो भी अधिकार है या जिस भी प्रकार की बात की जाएगी तो हम लोगों के लिए जब नियम कानून बनेंगे तो उसमें हम लोग का हस्तक्षेप होना चाहिए मेरे भाई। हम लोगों के लिए जब बन रहा है तो उसमें हम लोग सजग होने चाहिए। तो क्या बात करता हूं, इसके बाद बात करता हूं कि मूल अधिकार, इस मूल अधिकार प्रारंभिक संविधान में, संविधान जब बना था मेरे भाई तो मूल अधिकार कितने थे? तब मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे मेरे भाई। ये पूछा गया है कि संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकारों की बात की गई थी? 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा मेरे भाई, चौथा, पांचवा और छठा। 7वां मूल अधिकार मेरे भाई कौन सा था उसको भी जानेंगे। 7वां मूल अधिकार था मेरे भाई संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार। ध्यान देंगे मेरे एक एक शब्दों पर, एक एक वाक्यों पर। एक एक वाक्य में खजाना छुपा हुआ है, लूट ले मेरे भाई, क्योंकि मेरे एक एक वाक्य से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो एक एक शब्दों पर, एक एक वाक्यों पर मेरे ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे, यही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल में था परंतु अब नहीं है। अब ये क्या हो गया है? मूल ना होकर कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है मेरे भाई? कानूनी अधिकार बन गया है। मूल अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार बन गया है। और इस संपत्ति के अधिकार को मेरे भाई अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। पूछा गया है किस अनुच्छेद में रख दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। यहां तक की बात क्लियर। प्रारंभ में 7 थे, 7वां संपत्ति का अधिकार था जो वर्तमान में नहीं है, यह अब कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 का के तहत। फिर जानेंगे मेरे भाई, क्या जानेंगे? यहां से यह जानने की कोशिश करेंगे कि पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ये 14 से 18 अनुच्छेद में बात की गई है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में बात की गई है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में बात की गई है। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में बात की गई है। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 से 30 में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बात की गई मेरे भाई। मतलब संवैधानिक उपचार भी दिया गया है। उपचार भी जरूरी है मेरे भाई किसी भी। तो क्यों जरूरी है? इसी के तहत जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है मेरे भाई तो अनुच्छेद 32 के ही तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नागरिक खटखटा सकता है मेरे भाई। उच्चतम न्यायालय जी का दरवाजा सीधे नागरिक खटखटाएगा जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा। देखिए कितनी महत्वता दी गई है मूल अधिकार को। मतलब मूल इसलिए है कि इनके बिना बेकार, मूल यानी जड़ यानी बेस, ये बेस ही यही है। ये पूरे संविधान का बेस है, ये पूरे लोकतंत्र का बेस है, ये पूरे गणराज्य का बेस है, पूरे गणराज्य का आधार है, लोकतंत्र का आधार है मेरे भाई। क्या? मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान में ना होता तो देश में लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता था मेरे भाई। जैसा मन होता, जो मन होता वो कानून बनता, किसी भी प्रकार की तानाशाही होती। यानी मूल अधिकार कितना मूल है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाई। समझ रहे मेरे भाई? फिर यहां से अब क्वेश्चन क्या बनता है उसको भी जानते चलेंगे। पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित मूल अधिकारों का क्या क्रम है, अर्थात पहले कौन सा मूल अधिकार है, दूसरा कौन सा मूल अधिकार है, तीसरा कौन सा मूल अधिकार है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए लस्सी लेकर आए। बहुत ही स्नेह और प्यार करते हैं, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। और बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, बहुत धन्यवाद। एक मिनट मेरे भाई।
हमारे संजय सर जी हैं, बहुत प्यार करते हैं। पूरा परिवार की तरह माहौल यहाँ पे बना हुआ है मेरे भाई। हम लोग एक दूसरे की फैमिली, एक दूसरे से कंधा मिला के चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो फिर से आते हैं, तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है मेरे भाई? यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित अधिकारों को, इसका सीक्वेंस सजाइए, यानी पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। आज के बाद आप लोग को समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसका जो मेंटॉस तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या मेंटॉस तरीका है? बस मेरा ये सूत्र याद कर लेंगे, सस्वल्प सस्व शोध, मेरे भाई सस्व शोध अल्पसम, सस्व शोध अल्पसम मेरे भाई। क्या है? सस्व शोध अल्पसम। कैसे मेरे भाई? सा से पहला स्वतंत्रता का अधिकार, स्वा से समानता का अधिकार, सा से स्वा से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्प से अल्पसंख्यकों का अधिकार, और सम से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शस्व शोध अल्प सम लिख लें आप लोग, या मेरे साथ 5 बार बोल लें, आज के बाद आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी। शस्व शोध अल्प सम। क्या है? शस्व शोध अल्प सम। देखिए मेरे भाई, शस्व शोध अल्प सम नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे मेरे भाई, ठीक है? इस प्रकार से ये सीक्वेंस मेरे दिमाग में बैठ गया। कौन सा मूल अधिकार हट गया? 7वां मूल अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार था, वह वर्तमान मूल समय में नहीं है मेरे भाई, वर्तमान संविधान में नहीं है। फिर मैं पहला जो आपको पढ़ाऊंगा वह क्या है मेरे भाई? वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जो कि आपने अभी देखा, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य बात की गई है समानता के अधिकार की। सभी समान है मेरे भाई, सभी समान है। तो ये 14 से 18 में जो आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, जब आपको ये पता होगा कि 14 से 18 अनुच्छेद, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, बात को बहुत गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, तो जितने अनुच्छेद 14 से 18 मिलेंगे उनमें आपको समानता झलकती हुई नजर आएगी। सीधा पकड़ लेंगे कि समानता का अधिकार है। कैसे? जैसे अनुच्छेद 14 की बात की गई है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण मेरे भाई। विधि के समक्ष समता का अर्थ है, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे उच्च पद पर आसीन कोई व्यक्ति हो, कानून की नजर में सभी बराबर है मेरे भाई। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यहां पे बात की गई है। जो कानून है वह सभी के लिए समान संरक्षित हैं। जो कानून हमारे लिए है वो कानून सबके लिए है, वही कानून सबके लिए बनेगा। अगर मर्डर करने पर किसी को फांसी हो रही है तो उस दूसरे को भी मर्डर करने पर फांसी ही होगी मेरे भाई। या जो भी आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, जब आप मूल विधि पढ़ेंगे हमसे तो एक एक धारा क्लियर कराऊंगा, उस हिसाब से न्यायालय के निर्णयों का चलता है। आईपीसी इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड होता है, जिसका नाम बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गई है मेरे भाई। तो जब पढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से न्यायालय की प्रक्रिया चलती है। ये तो अधिकारों की बात है। तो आपराधिक मामलों में राजदूत, राष्ट्रपति तथा गवर्नर पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। किस पर मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है? आपराधिक मामलों पर। इन पर पहले तुरंत नहीं लागू होगा। क्या किया जाएगा? एक कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत कुछ समय बाद चीजें लागू होंगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उच्च पद पर आसीन है हमारे ये, और ये भारत के प्रथम नागरिक हैं। राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, या राज्यपाल की बात कर रहा हूं। सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वही भूमिका राज्य में कौन निभाता है? गवर्नर साहब निभाते हैं। इसमें क्या है? सभी को समान अवसर, भेदभाव का अभाव होगा, विशेषाधिकार का अभाव होगा मेरे भाई। ये अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। फिर क्या बात की है? अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जात, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा मेरे भाई, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुल मिला के इसका जो कीवर्ड है, पहला क्या है? विधि के समक्ष समता, दूसरे में क्या है? भेदभाव का अभाव मेरे भाई। क्या है? भेदभाव का अभाव। आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 14 में क्या बात है? विधि के समक्ष समता, और इसमें क्या बात की गई है? भेदभाव के अभाव की बात की गई है।
बेटा क्षमा चाहता हूं और फिर से कंटिन्यू करता हूं। राज्य द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यह नहीं कहा जाएगा कि आप इस लिंग से हैं, इस जाति से हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप यहाँ के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, चाहे जिस भी जाति के हों, चाहे जिस भी प्रजाति के हों, आपके साथ भेदभाव किसी स्तर पर नहीं किया जाएगा। समझ रहे मेरे भाई? इसके बाद क्या बात की है? अनुच्छेद 15 में बात की गई है। और अनुच्छेद 15(2) यानी 15 के सब क्लास 2 में क्या बात की गई है कि भेदभाव कहाँ नहीं होगा मेरे भाई। ये भी बात की गई है, सब जान तो जाते हैं कि भेदभाव का अभाव होगा, कहाँ भेदभाव नहीं होगा। दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, होटल, सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिसोर्ट, अर्थात जो भी निजी संपत्ति नहीं है मेरे भाई, यानी जिसमें सरकार का थोड़ा सा भी हस्तक्षेप है या जिसने अपने स्वयं निजी के लिए नहीं बनाई है, वहां भेदभाव नहीं होगा। यानी निजी संपत्ति पर भेदभाव नहीं होगा मेरे भाई, यहां भेदभाव नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर आप क्या कर सकते हैं? पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। फिर क्या बात की? विधि के समान संरक्षण का प्रयोग हुआ है, यह सकारात्मक विकार है क्योंकि राज्य हमेशा सहायता करने आता है। यानी विधि के समान संरक्षण जो है मेरे भाई, वहां क्या बात है? वहां ये बात है कि ये क्या है, इसका मतलब कि राज्य जो है क्या करता है? विधि का संरक्षण है, विधि का अभिभावक है, संरक्षक है, संरक्षित करता है विधियों को, तो वह सदैव सहायता या मदद करने के लिए आगे आएगा। ऐसी अवधारणा है हमारे संविधान की, ऐसी अवधारणा है हमारे मूल अधिकार की मेरे भाई। अनुच्छेद 15(3) में है, राज्य के द्वारा महिलाओं, बच्चों के उत्थान हेतु विशेष उपाय किए जाएंगे। इसी के तहत क्या किया? 1950 में मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया, जो कि डीपीएसपी 46 यानी मूल नीति निर्देशक तत्व 46 में भी किया गया था कि राज्य के कल्याणकारी राज्य हेतु आप ऐसा कर सकते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव ना करिए। तो उन्होंने क्या किया? इसमें जब ये देखा मूल अधिकार में महिलाओं और बच्चों के उत्थान हेतु क्या किया जाएगा, विशेष उपाय किए जाएंगे, तो मद्रास सरकार ने क्या किया? आरक्षण दे दिया। वहां से आरक्षण की नींव पड़ी। और उसके बाद क्या बात की गई? दोराई राजन ने संसद में संविधान का पहला संशोधन किया। यहाँ जो संशोधन किया उसके बाद 15(4) में क्या किया गया? राज्य द्वारा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु एससी व एसटी के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। या 15(4) में बात की गई। अनुच्छेद 15 सब क्लास 4 में बात की गई है, इनके उत्थान के लिए क्या विशेष प्रयास किए जाएंगे। यानी एससी और एसटी के लिए जो विशेष उत्थान, यानी ऐसा क्या है, ये लोग हाशिए वर्ग पे थे, जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो इनको विशेष आरक्षण प्राप्त किया गया। ये दबे कुचले समाज के लोग थे, इनके अधिकारों का हनन हुआ, इनका अत्यधिक शोषण हुआ, तो इनकी समानता देने के लिए इनको इस अनुच्छेद 5(4) में रखा गया है। अनुच्छेद 15 के सब क्लास 4 में रखा गया। और क्या किया गया? जो भी उपाय आप कर सकते हैं इसके उत्थान के लिए, वह उपाय करिए। और सामाजिक व शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, किस रूप में पिछड़े वर्गों की बात की गई है? सामाजिक व शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग की बात की गई है। सामाजिक व शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग हेतु 2 आयोग का निर्माण किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की उम्मीद है। काका कालेलकर आयोग और बिंदेश्वरी प्रसाद आयोग। किन आयोग का किया गया सामाजिक व शैक्षणिक के लिए? काका कालेलकर आयोग और बिंदेश्वरी प्रसाद। इन्होंने बताया, क्या बताया? पिछड़ी जाति के लिए जब बनाया गया, इनसे पूछा गया कि आप लोग यह बताइए कि पिछड़ी जातियां कौन सी हैं, तो उन्होंने क्या बताया? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़े वर्ग हैं, यानी वही समाज से अधिकारों से वंचित रहे हैं, पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग रहे। या किसने बताया? काका कालेलकर ने और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। फिर अनुच्छेद 15(5) में क्या हुआ? जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन कर 2005 में। और क्या हुआ इसमें? 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और शैक्षिक संस्था के लिए, केंद्रीय निजी शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए एससी और एसटी आरक्षण की बात कर दी गई। वो दौर ऐसा उस समय चल रहा था मेरे भाई कि उस टाइम एक होड़ बनी हुई थी कि पिछड़ा कौन, पिछड़े के लिए मेरी सरकार है, पिछड़े के लिए मेरी सरकार है। तो जो इतना चुनावी माहौल गर्म हुआ था कि क्या हुआ, इन्होंने आरक्षण की ही बात कर दी। एससी और एसटी को आरक्षण मिल गया वीपी सिंह सरकार में। इसी के तहत मेरे भाई अभी हाल ही में जो हुआ है 103वां संविधान संशोधन हुआ है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस मेरे भाई, किसकी बात की गई है? ईडब्ल्यूएस,
यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो बात की गई है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, वो 103वां संविधान संशोधन है। कौन सा है मेरे भाई, याद रखेंगे, सीधा सीधा पूछा गया है कि 103वां संविधान संशोधन किसके लिए है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। ई आप देख रहे होंगे, ये ऐसे बना हुआ है मेरे भाई, जब इसको पलट देंगे तो 3 की तरह बन जाएगा। ये क्या है, मेंटोस तरीका है ईडब्ल्यूएस को याद करने के लिए। कैसे याद किया मेरे भाई, हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। क्या छपना है, ईडब्ल्यूएस की बात की जाएगी तो ई को पलटेंगे तब 3 बनेगा मेरे भाई। तो ईडब्ल्यूएस क्या है, 103वां संविधान संशोधन की बात की गई। इसके बाद क्या है देखेंगे, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने को पाएगा। फिर अनुच्छेद 16 चालू होता है। इसमें क्या होगा कि नागरिकों को, इसमें क्या होगा, नियुक्ति व रोजगार में नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। यानी नियुक्ति या रोजगार आती है तो सभी को समान अवसर हैं, नागरिकों को, भारत के नागरिकों को मेरे भाई। 16 में यह बात हो गई, सीधा सीधा पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 16 में यह बात की गई है कि लोक नियोजन में समान अवसर की समानता दी जाएगी, सभी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे मेरे भाई। अनुच्छेद 16(2) में क्या बात कहा गया है, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति व रोजगार में नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग के जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात समान भावना रखी जाएगी और किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं की जाएगी नियुक्ति व रोजगार में मेरे भाई। किसमें, नियुक्ति व रोजगार में। फिर 16(3) में क्या कहा गया, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं में किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। तो मेरे भाई आप ये देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में हर राज्य के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन जैसे आप, मैं पड़ोसी राज्य अपना ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य में सभी लोग डाल सकते हैं, लेकिन क्या बिहार में डाल सकते हैं यूपी वाले, कुछ पोस्ट में डाल सकते हैं। आरक्षित क्या होगा, उनका किसी भी कैटेगरी के होंगे, सामान्य कैटेगरी में लिए जाएंगे। आप यहीं उत्तराखंड में चले जाइए तो उत्तराखंड में जो भी उनकी राज्य की परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस की जो भी परीक्षाएं हैं, उसमें नियम बना हुआ है। क्या नियम बना है कि बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ फॉर्म नहीं डाल सकते हैं या यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, वो अनुच्छेद 16(3) के तहत ही मेरे भाई होता है। अनुच्छेद 16(3) के तहत ही बात की गई है। क्या बात की गई है कि नियुक्ति और रोजगार में राज्य क्या कर सकता है, राज्य कर सकता है निवास के आधार पर, निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में, सब में नहीं, जिसमें वह चाहे वह भेदभाव कर सकता है। इसलिए ऐसा होता है, समझे मेरे भाई। इसके लिए क्या होना चाहिए, संसदीय विधि, यानी संसद द्वारा कानून बनाकर पारित किया जाएगा, तब ऐसा कोई राज्य कर सकता है। फिर 16(4) में क्या बात की गई, 16(4) में यह बात की गई, अनुच्छेद 16 सब क्लास 4 कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति रोजगार में नागरिकों के पिछड़े वर्ग में आरक्षण दिया जाएगा और यदि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। आखिरकार यहां भी आरक्षण की बात की गई। इसलिए क्या बात हुई इसमें कि अगर इनका नियुक्ति और रोजगार में इनका क्या है, इनकी संख्या, उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो आरक्षण देने की बात की गई है। फिर आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण में देखिए मुद्दा बना हुआ, आरक्षण सही है या गलत है। तो इसका विरोध क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। कोई बहुत अधिक कुशल होकर वहां से उस पद से वंचित रह जाता है, कोई कम कुशल होकर क्या करता है, वह पद प्राप्त कर लेता है। तो यह प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है मेरे भाई, समानता के विरुद्ध है मेरे भाई, समानता के विरुद्ध है कि कोई कम नंबर लाकर आपने उसको क्या किया, पद दे दिया, लेकिन कोई ज्यादा लाकर क्या किया, नहीं पाया। तो यहां समानता हुई, कुशलता के खिलाफ है मेरे भाई। यानी कोई अधिक कुशल होकर भी चीज नहीं पा रहा है, कोई कम कुशल होकर भी वह चीज पा रहा है मेरे भाई। लेकिन सही इसलिए है क्योंकि एक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहुत ही कष्ट सहा उन्होंने, और उस समय जब हमारा देश स्वतंत्रता की तरफ अग्रसरित हो रहा था, बहुत ही शोषण झेला उन्होंने, तो उन हाशियों को बराबर करने के लिए उनको कुछ विशेष आरक्षण दे दिया गया। लेकिन क्या कहा गया, आरक्षण का आधार क्या है, अगर वास्तव में मेरे भाई आरक्षण का अधिकार है नागरिकों का पिछड़ापन, पिछड़ी जाति ही SC ST होना चाहिए, EWS होना चाहिए, क्रीमी लेयर का विचार आया। यह सब जानने के लिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता नहीं, ये डिबेट का टॉपिक है, कभी लाऊंगा अवश्य बताऊंगा। फिर क्या बात की गई कि आरक्षण की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 49.5% होनी चाहिए आरक्षण की सीमा। SC ST को 15%, 7.5% ST को, और OBC को मेरे भाई, OBC को 1990 में निर्धारित किया गया 27% आरक्षण की बात की गई। यह बात किस वाद में किया गया, इंदिरा साहनी वाद में, जो कि 1992 में आया है, इंदिरा साहनी केस। इन्होंने क्या बताया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी नहीं हो सकती, 50% तक आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती।
आप लोग कह रहे होंगे ईडब्ल्यूएस आने पर अब आरक्षण की सीमा 60% हो गई। तो मेरे भाई यहां क्या बात किया गया, आरक्षण का अधिकार सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बात किया गया। लेकिन यह जो 10% आरक्षण दिया गया, यह किसके लिए दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया। तो कुल मिलाकर ये 50% वाली बात कहां कही गई थी, इंदिरा साहनी वाद में बात हुआ। यह प्रश्न कई बार बना हुआ है और आगे चलकर बनने की उम्मीद है। क्या मेरे भाई कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50% से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं सामाजिक व शैक्षिक रूप से 50% हुई, लेकिन आर्थिक रूप से 10% बढ़ाकर अब वर्तमान में 103वें संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस जब जुड़ा हो तब क्या हो गया, अब 60% आरक्षण की बात की गई। फिर मेरे भाई क्या बात है, इसके बाद जो बात करता हूं, ये डिबेट का टॉपिक है, ये पढ़ाऊंगा जब कभी टाइम मिलेगा मेरे भाई। बैकलॉग सिद्धांत है। बैकलॉग सिद्धांत बस इतना है मेरे भाई कि बैकलॉग में यह बात की गई है कि मान लीजिए आपकी से मान लीजिए 100 सीटें निकली, जिसमें मान लीजिए 40 जनरल के लिए हो गई, 27 ओबीसी के लिए हो गई, बची सीटें SC ST के लिए हो गई, 67 ये हो गई, 23 सीटों में SC ST में बंटवारा हो गया। तो उसमें क्या हुआ, जो भी सीट खाली रह जाएगी मेरे भाई, यानी मान लो मैं SC की बात कर रहा हूं, 10 सीटें हैं, ये इसमें 8 सीटें भरी गई, 2 सीटें खाली रह गई, तो यह बैकलॉग सीट हो जाएगी। यानी 2 सीट ये अब अगली बार जब भी वह पद आएगा या रिक्त आएगी तो ये 2 पद आगे जुड़ कर आएगा, इसी को बैकलॉग कहा गया मेरे भाई। यानी वर्तमान में जो पद रिक्त रह गया वह आगे जुड़ कर आएगा, यही बैकलॉग कहलाया। फिर अनुच्छेद 17 में क्या बात की गई, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ये भी कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत क्या है, छुआछूत अपराध है, दंडनीय अपराध है, छुआछूत अपराध है मेरे भाई। और छुआछूत का अभाव किसमें कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत किसमें है मेरे भाई, अनुच्छेद 17 में। यह अस्पृश्यता अब प्रतिबंधित है, इसका किसी भी रूप में दंडनीय अपराध है मेरे भाई, दंड स्वरूप अपराध मिलेगा तुमको। राज्य वित्त द्वारा निर्धारित करेगा कि इसके लिए कैसा नियम या कानून बनाने की आवश्यकता है, यह क्या है, राज्य पर निर्धारित किया गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद आप देख रहे होंगे, क्या है ये भी अनुच्छेद मेरे भाई समानता के अधिकार को प्रतिबिंबित कर रहा है। ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ भी समानता दी जाएगी, सभी समान हैं, कोई किसी से अस्पृश्यता का भाव नहीं रखेगा, छुआछूत नहीं रखेगा मेरे भाई। आगे क्या बात है, इसी के आधार पर 2 अधिनियमों की बात की गई है। ये 2 अधिनियम विगत यूपीएसआई में पूछे गए हैं, पूछा भी जा सकता है। क्या सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब बना, 1955 में बना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में बना मेरे भाई। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 55 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में बना मेरे भाई। फिर आगे क्या बात है, नियम या अभिप्राय क्या है, ये कभी टॉपिक आएगा तो डिबेट में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बातें हैं। अनुच्छेद 18 में क्या बात है, उपाधियों का अंत, यानी कोई भी अब उपाधि नहीं रखेगा। इससे क्या रह रहा था कि असमानता फैल रही थी, वे राय साहब हैं, वे बहादुर साहब हैं, तो इससे असमानता यानी वही ब्रिटिश रूल वाला ही एक झलक देखने को मिल रही थी। तो संविधान में समानता देने के लिए इस अनुच्छेद 18 को भी शामिल किया गया और क्या बताया गया, आप कोई उपाधियां नहीं रखेगा, सभी इससे समान देखेंगे कि सभी समान स्तर पर हैं। तो मेरे भाई एक चीज मैं आपसे क्लियर करूंगा, जब मैंने समानता का अधिकार बताया तो अनुच्छेद 14 से 18 तक मैंने समानता के अधिकार के बारे में बात की। अनुच्छेद 14 में मैंने क्या बात की कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यहाँ भी समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव का अभाव, लिंग, जाति, धर्म, वंश, मूल, प्रजाति के आधार पर भेदभाव का अभाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा, जो सार्वजनिक स्थान है, जिन पर सरकार का दायित्व है या जिन पर सरकार और निजी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अर्थात जो जनता या लोकतंत्र के लिए सहयोगी का कार्य कर रहे हैं, वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहा है और आप जिद कर रहे हैं कि वहाँ मुझको भेदभाव का अभाव किया जा रहा है, उनके घर पर स्विमिंग पूल में हमको नहाने नहीं दिया जा रहा है, तो वह उसकी निजी संस्था है मेरे भाई, वह उसका निजीकरण है, वहां पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है क्योंकि उसका निजित्व वहां पर है। तो वहां पे आप मूलाधिकार का दावा नहीं ठोक सकते मेरे भाई, समझे मेरी बात, ये भी जानना जरूरी है कहां पे मूलाधिकार नहीं होगा। तो उपाधियों के अंत की बात की। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है मेरे भाई, छुआछूत से संबंधित, छुआछूत नहीं होगी तो समानता होगी मेरे भाई,
समझ रहे हैं, यह द्वेष भावना दूर होगी। फिर अनुच्छेद 18 की बात की गई है, उपाधियों का अंत किया जाएगा, सभी समान समझे जाएंगे। तो उपाधि क्या थी? सामंतवादी सोच था। सामंत क्या है? एक व्यवस्था को सामंत कहा गया जिसमें सबसे अमीर आदमी राजा होता था। फिर उसके उसके जो है अंडर में 3 संस्थाएं जुड़ी हुई थी, यानी व्यक्ति राजा होता था, राजा के नीचे वहां मंत्री बनाता था, मंत्री के बाद घुड़सवार होते थे यानी सैनिक होते थे। इस प्रकार से यह व्यवस्था भी शामिल थी। इसी को सामंतवाद कहा गया, यानी उपाधि राजा की दे दी गई तो ये सामंतवादी सोच है। जैसे राय बहादुर, सर, लॉर्ड आदि की उपाधियां। तो राजगोपालाचार्य ने क्या कहा? राजगोपालाचार्य जी ने क्या कहा कि जिसकी कोई नहीं देना, इसलिए अनुच्छेद 18 में लिखा गया राज उपाधि नहीं देगा, अर्थात राज उपाधि देने से दूर रहेगा। राज किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं दे सकता। इसके लिए 4 क्लॉज लिखे गए। 18(1) में राज उपाधि नहीं देगा, लेकिन 2 अपवाद हैं। शिक्षा क्षेत्र व सेना क्षेत्र में उपाधि दी जाती है। सेना क्षेत्र की जैसे बात करता हूँ, लेफ्टिनेंट हो गया। शिक्षा क्षेत्र की बात करता हूँ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं पीएचडी करने के बाद, तो ये सब उपाधियां इन 2 क्षेत्रों में दी जा सकती है, बाकी अन्यथा किसी क्षेत्र में नहीं मेरे भाई। ये अनुच्छेद 18 की बात हो गई मेरे भाई। फिर नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, यानी जो भारत का नागरिक नहीं है वो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर या ट्रस्ट में कार्य कर रहा है तो क्या करेगा? सरकार से पहले अनुमति लेगा या राष्ट्रपति के सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि कुल मिलाकर जो भारत में है या भारत में रह रहा है या भारत का नागरिक है उसको क्या है? उपाधि नहीं ले सकता। फिर कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर या ट्रस्ट में है बिना उपाधि नहीं ले सकता। उपाधि पर विवाद हुआ मेरे भाई। क्या विवाद हुआ? 1954 में संघ सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, इन जब पुरस्कारों की बात हुई तो यह क्या बताया गया? बताया गया जिनको भारत रत्न मिल रहा है वो भारत के रत्न हैं और हम सभी क्या हैं? भारत के अरत्न हैं या भारत के पत्थर हैं। इसीलिए इस पर विवाद छिड़ा और क्या कहा गया? ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये क्या है? यह समानता के विरुद्ध है। तो 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी दल मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उन्होंने क्या किया? सब पुरस्कार समाप्त कर दिए। उस समय होड़ बनी हुई थी, इंदिरा जी की सरकार गिरी लड़खड़ाई और यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार बन गई। इन्होंने क्या सोचा? ऐसे कुछ कार्य किए जाएं, ऐसी कुछ चीजें अपनाई जाएं जिससे क्या हो, जनता के प्रति हमारा छवि बने और आने वाले समयों में क्या हो सके, हम भी कुछ बेहतर कर सके। फिर 1980 में पुनः जब जनता पार्टी की सरकार गई तो उन्होंने फिर से पुरस्कार की शुरुआत कर दी इंदिरा गांधी सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट में बालाजी राघवनवाद में कहा गया, क्या कहा गया? उपाधि व पुरस्कार में अंतर बताया गया कि उपाधि जो है वह पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार जो है वह उपाधि नहीं है मेरे भाई। पुरस्कार का प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकते। यह सब वाद बालाजी राघवनवाद में बात की गई। समानता व कुशलता का विरोधी नहीं है। पुरस्कारों के आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 1995 में जो बालाजी राघवनवाद आया है उसमें क्या बात की गई है, तो उसमें बताया गया पुरस्कार व उपाधि में अंतर बताया गया मेरे भाई। तो मेरे भाई आज मैं आप लोग को समानता का अधिकार ही बता पाया हूं अनुच्छेद 14 से 18 तक। मेरे साथ पढ़ते रहिए, पॉलिटी जुड़े रहिए, एक एक चीज क्लियर करा दूंगा। पॉलिटी को कराने के बाद, इसमें मूल अधिकार को कराने के बाद, इसमें आज तक जो भी विगत में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एक श्रृंखला भी लाकर यहीं पूरा क्लियर करा दूंगा। मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार को आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी मेरे भाई। आज के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूं। पुनः मिलता हूं आपके साथ जल्द ही राजनीति विज्ञान की दूसरी क्लास में, जिसमें आगे के मूल अधिकारों की बात करूंगा, जानूंगा हमारे अधिकार क्या हैं। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। जय हिंद मेरे भाई।